असल बात है कि इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत है अभी। पॉवर्टी लेवल नाउ इज़ 40-45%। अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी डायरेक्शनलेस बजट है। ये जो सैलरीड क्लास है, जो अर्बन मिडल क्लास है, उन पर टैक्सेस और लगा दिए गए। द पीपल हू हैव द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द गवर्नमेंट थ्रू पॉलिटिकल पावर, उन पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। हम लोग ने रेंट सीकिंग इंटरनेशनलाइज कर दिया। हम लोग के पास नहीं है कैपेबिलिटी अगले 3-4 साल इंतजार करने की। यू आर सकिंग आउट the money out of the system. Pakistan is not in a position to grow at 6-7% for the next 4-5 years at least. At some point, they default anyway. खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज एक तो आप देख रहे होंगे हमारा मॉडल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब हम डिजिटल फर्स्ट होने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद भी एक बड़े खास मेहमान हैं जो कि आई बिलीव 2 दफ़ा पहले आ चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जावेद भाई। Very much so. You've been very kind to invite me twice. And now the आजकल क्योंकि आजकल क्योंकि इकोनॉमी का चर्चा चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। कल भी हमारी एक एपिसोड आई थी ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ द करंट बजट। लोग बड़े परेशान हैं, सैलरीज के ऊपर जो है टैक्सेस बढ़ गए हैं। महंगाई की वजह से ऑलरेडी बाइंग पावर जो है वो काफ़ी हद तक इरोड हो चुकी है। तो लोग ज़ाहिर है दे ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ के पाकिस्तान में आने वाले वक्त में क्या होगा, जो इकोनॉमी है वो किस तरफ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उनको कोई सीरियस सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको बुलाऊँ ताकि आप थोड़ा-सा बता सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you for having me on. मैं थोड़ा-सा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू सी द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी राइट नाउ? इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी की? Muzammil bhai, thank you first for inviting me and allowing me to air my views. असल बात है कि इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत है अभी और आप आम आवाम के बारे में सोचें। उनको क्या चाहिए? उनको कोई ख़ास लग्ज़रीज़ नहीं चाहिए। वो प्राडोज़ नहीं खरीदते हैं, वो लग्ज़री हाउसेज़ नहीं खरीदते हैं, वो इंटरनेशनल नहीं ट्रैवल करते हैं। वो बेसिक चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आराम से 3 वक़्त का खाना खाएँ, छत हो उनके और कुछ कपड़ा पहने और थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो। अब ये है कि पहले तो गरीब-गुरबा जो थी, जो एहसास की बीआईएसपी की जो कैटेगरी थी, द बॉटम सॉर्ट ऑफ 10-15%, वो तो हमेशा से उनकी बड़ी बुरी हालत थी। So to a certain extent, most of us almost tended to ignore them. But the next 20-25%, उनका भी अब बहुत ही बुरा हालत हो जा रहा है। तो अब पॉवर्टी लेवल now is gone up to 40-45%. Now I would say जो between 40% of the population to the next 75-80%, they are also basically precariously poor. They are one event away कि वो poverty line में आ जाए। एंड पॉवर्टी लाइन का ये मतलब कि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। आप एक वक्त से ज़्यादा खाने से सोचते हैं। आप आपकी क्वालिटी ऑफ खाना जो है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जा रही है और हम लोग इसका देख रहे हैं। हम लोग ऑन द स्ट्रीट देख रहे हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, भिखारी बढ़ती जा रही है। आप एनेक्डोटली सुनते हैं स्टोरीज कि लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं कि फीस पे कर सकें। तो द लेवल ऑफ पॉवर्टी इज गोइंग अप और ये एक्सपेक्टेड होगा। आपकी जब पिछले 2 साल से 1 साल पहले जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस फिस्कल ईयर था 22-23, उसमें आपका जो ग्रोथ था वो नेगेटिव था, -0.2%। 23-24 जो अभी जो गुजरा है साल, उसमें बायरली 0.2% जीडीपी ग्रोथ है। आप इमेजिन करें हमारी average population growth is about 2 to 2.3%, depending on what numbers. We are basically average income जो है वो कम होती जा रही है एंड इसीलिए आपकी पर कैपिटा जीडीपी पिछले कोई 3-4 साल से बढ़ी ही नहीं है। ये वाहिद इसका ये मतलब होगा और जनरली आप इमेजिन करें कि वेल्थ एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है और इनकम भी ज्यादा, अमीर लोग की ज्यादा बढ़ती है। तो इसका मतलब जो गरीब तबका है जो 70% से नीचे है, आई एम प्रीटी श्योर उनकी जो इनकम है, रियल इनकम, वो घट रही है। ये भी सोचें पिछले 1.5 साल से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कोई 25%, 30% तक पहुंच गई थी, इनफैक्ट 35-38% तक थी। अब जो है जाके वो कम हुई है, कोई 12%। एवरेज जो 24 फिस्कल ईयर रहा है उसमें कोई 25% का एवरेज रहा। आप ये आपकी इनकम 25% से वन क्वार्टर से घट गई है, ये समझें।
तो यू कैन इमेजिन, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन मोर, एक एवरेज बंदे की यहाँ बहुत ही तंग लाइफ गुजर रही है। ऊपर से उनकी इन्फ्लेशन से इनकम कम हो गई है। फिर देयर आर अदर थिंग्स, रियली आपकी एक बैग बिल आ जाता है लास्ट ईयर, जैसे सितंबर अक्टूबर में हुआ था। एक बैग लोगों को बिल आ गया, उसमें कोई मिस्टेक था, 25,000 की बिल आ गया। एक घर में जिसमें एक एक रूम है, एक फ्रिज है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसके यहाँ एक बैग 25,000 का बिल आ जाता है, वो उसकी तो यू नो दे गेट लॉस्ट, बल्कि लोग सोचने लगते हैं कि क्या करें अपने से। हुँ। सो अगर इफ आई वर टू आस्क यू देखें ये तो वीव हर्ड एज़ वेल कि पिछले 2 साल में इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं। लोग कह रहे हैं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मसला है, नहीं जी किसी और चीज़ का मसला है। व्हाट आई वांना ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज़ के यू नो पीपल से कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम, आई एग्री। बट दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम जो पिछले 2 साल में आया है। ये एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो डायरेक्शन रही है, वो लार्जली हमेशा ऐसी ही रही है, एक बूम एंड बस्ट साइकिल में बाहर से डॉलर आ गया, तो समव्हाट हम फिर भी चल गए। अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज जो है ना, वो यही होता है कि एक बहुत छोटी रूलिंग एलीट है, जो कि सक्सेसफुली चल रही है, वो ग्रो भी कर रही है, बट बाय एंड लार्ज जो मासेस हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट द अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एट दिस पॉइंट इन टाइम गवर्नमेंट का नया बजट आया है, डू यू सी कि अब उन्होंने कोई जिसको हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेने की कोशिश की है? डू यू थिंक कि चलें पहले 25% आपकी इन्फ्लेशन थी, अब 12% पे आ गई है, आगे गवर्नमेंट बड़े अच्छे-अच्छे नंबर्स प्रोजेक्ट कर रही है कि नहीं जी हम ग्रोथ भी 3 पॉइंट आई बिलीव 3 पॉइंट समथिंग की तरफ ले आएँगे इस साल। 3.5%, 3.5%। अ, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, तो वेयर डू यू सी द इकोनॉमी गोइंग पोस्ट बजट? अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी डायरेक्शनलेस बजट है। ये कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज है। आप देख लें स्ट्रक्चरल चेंज का क्या मतलब? फंडामेंटली एक तो बड़ी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है फिस्कल गैप की। फिस्कल गैप का मतलब जो गवर्नमेंट कमाती है, रेवेन्यू लेती है वर्सेस कितना खर्च करती है और इंटरेस्ट पर कितना। अब वो फिस्कल गैप जो है ना, फिस्कल डेफिसिट बल्कि, वो गवर्नमेंट कैसे कवर कर रही है? ज़्यादा टैक्सेशन से। मगर स्ट्रक्चरल चेंज उस वक़्त होता, इसमें कि यूनिफ़ॉर्मिटी होती है, इक्विटी होती है, मतलब कोई फेयरनेस होती है आपके टैक्सेशन में, कि सारे तबके जो हैं, वो सारे इक्वली टैक्स पे करें, अपने इनकम के लिहाज़ से। अब ये होता है कि जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं पहले, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता। अब ये हम लोग ने देखा कि ये नहीं हुआ इस दफ़ा। तो ये एक बड़े हुँ, बेसिक बेसिक आपने सुना होगा कि जो सैलरीड क्लास है, जो अर्बन मिडल क्लास है, उन पर टैक्सेस और लगा दिए गए। उन पर डायरेक्टली भी लगाए हैं थ्रू हायर टैक्स स्लैब्स, आल्सो इनडायरेक्टली बाय एग्जेम्पशंस काफ़ी सारी चीज़ों में जो मिडल क्लास इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैक्ड मिल्क, वो उस पर एग्जेम्पशंस जो थी जीएसटी वो हटा दिया। तो क्योंकि ₹100 पैकेज्ड से मिल्क इज़ नाउ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड अब ये ऑलमोस्ट ये ये यूरोप और अमेरिका से आप भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 1 लीटर दूध जो है, पैकेज्ड दूध, वो पेरिस से भी ज़्यादा महँगी है। तो आप इमेजिन करें पेरिस के क्या इनकम होती है और यहाँ क्या इनकम होती है। तो बड़ी बेसिक चीज़ है। एंड ये तो दूध तो हर शख्स इस्तेमाल करता है। तो आपकी basically taxation measures have been really directed at a small group of people. And हुँ, and and again those are the people जो हमेशा से पे करते गए हैं टैक्स। तो सैलरीड क्लास ऑन एवरेज एनीथिंग बिटवीन 3 to 6% उनकी टैक्स रेट बढ़ गई है। और वो राइट। एक जहां आप बियरली सरवाइव कर रहे हैं। आप इमेजिन करें मिडिल क्लास, पाकिस्तान में मिडिल क्लास जहाँ एक पे ऑलरेडी रियल इनकम भी कम हुई है, मतलब इट्स नॉट लाइक रियल इनकम सस्टेन की है या ग्रो की है, इट्स एक्चुअली गॉटन लेस और उसमें आप फर्दर टैक्स कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट हमने कहा ना कि 2 टू 6% आपने शायद बढ़ाई। उसके बाद आपका जीएसटी जो एडिशनल हर आइटम पर लग गया, वो कोई 18%, उसकी वजह से और आपकी इनकम कम हो गई। सो एसेंशियली आई वुड फाइंड के देयर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दे आर नाउ सिंकिंग इनटू पॉवर्टी लेवल्स, और आप देख रहे हैं लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसके वजह से आपकी ब्रॉडर इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा, इसलिए कि उनकी स्पेंडिंग पावर कम होती जाएगी। आपकी मिडिल क्लास जैसे-जैसे स्क्वीज़ करती, हर मुल्क में एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इंडिया देखें, चाइना देखें, वियतनाम, जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, व्हाट डू दे ट्राई एंड डू? दे ट्राई एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इनकम इन द मिडल क्लासेस। दे वांट अ मच ग्रेटर सेक्टर ऑफ मिडल क्लास। यहाँ बल्कि मिडल क्लास को स्क्वीज़ करके आप एकदम पॉवर्टी में ले आ रहे हैं।
So you can Hmm. imagine what we are doing, and that will have a direct impact on the spending power of the population. Spending power नहीं होगी तो कहाँ से आपकी इकोनॉमी को होगी? दूसरी चीज थी कि आप स्ट्रक्चरल चेंज की बात, तो ये तो टैक्सेशन मेजर्स एसेंशियली अनफेयर, एसेंशियली नॉट विलिंग टू टैक्स आपके रिटेल, आपकी जो एग्रीकल्चर, आपकी जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसमें भी जो टैक्स लगाया, बाय एंड लार्ज आपने एग्जेम्पशन दे दिया सर्टेन सेगमेंट्स को। आप जो जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, सिविल सर्वेंट्स को, और जो कुछ अदारे हैं उनको आपने टैक्स एग्जेम्पशंस दे दी। तो बेसिकली अगेन द पीपल हु आर पावरफुल, द पीपल हु Hmm. हैव स्ट्रीट पावर, द पीपल हु हैव द एबिलिटी टू मैनिपुलेट द गवर्नमेंट थ्रू पॉलिटिकल पावर, उन पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। जो बेचारे जिनके पास इस किस्म की इफेक्टिवली जो मैं कहता हूँ ठग पावर नहीं है, वो आप उन पर टैक्स लगाते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक मिडीवल किस्म का, आप सोचे जैसे पहले जमाने बादशाहों के जमाने में होता है कि चलो और मुझे जमीन, मुझे और खर्च करना है, मुझे एक और कासल बनाना है, तो चलो मैं जाके गरीबों पर टैक्स कर दो, जो जिसके पास भी पैसा है और जिसे आराम से ले सकते हैं। But then that's my question, right? It's the 21st century. Do you think this is sustainable for an economy like Pakistan, for a population like Pakistan, in the age of social media, in the age of information? Do you think कि लोग बस grumpy रहेंगे, ठीक है, वो social media पे 4 memes बना लेंगे, but वो देंगे आके ये टैक्स, वो चलाएँगे इस तरीके से? Because I see a lot of young people aspirationally living their lives, hoping and dreaming कि यार हम कोई स्टार्टअप बनाएँगे, कोई बिज़नेस बनाएँगे, हम ग्रो करेंगे। I don't see that growth coming over the next year. Not coming over the next year, not coming over the next 2 years, not coming over the next 5 years as things are going. तो आपने शुरू करा था कि आप कैसे देखते हैं इकोनॉमी को. Unfortunately, very bleak. In fact, the reason I see it's very bleak, not because एक दो साल के जो स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए था, जो IMF की फैसिलिटी होती है, IMF की किस लिए आप जाते हैं? IMF इसलिए जाते हैं कि आप स्ट्रक्चरली चेंज करें अपने इकोनॉमी को, भले आप एक साल दो साल डिफिकल्टी में हो, बड़ी आपको घटन हो, आपकी इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, बट यू देन हैव अ पोजीशन कि आप उसके बाद ग्रो करते जाए और सस्टेनेबली ग्रोथ करते जाए। हम लोग जो आईएमएफ इस्तेमाल करते हैं एज वर्किंग कैपिटल, आप समझ लें कि बस पैसे ले लें, वही जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी की और इकोनॉमी के, उसको रखें, कोई मेजर चेंज नहीं करें, जो लोग एक्सट्रैक्ट करें वो कंटिन्यू करें एक्सट्रैक्ट करना, जो एलीट कैप्चर है, द स्टेट कैप्चर है, वो कंटिन्यू करे, और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होते जाए। एंड दैट इज फंडामेंटली व्हाट वी यूज द आईएमएफ फैसिलिटीज फॉर, नॉट टू ब्रिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल चेंज। जरूर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, प्रॉब्ली विद गुड इंटेंशन एंड सिंसियरली कहते हैं कि हम लोग बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे, मगर व्हेन यू लुक एट द नंबर्स, व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल इकोनॉमिक डायरेक्शन, देयर इज नो रिफॉर्म, एंड दैट इज फंडामेंटली द प्रॉब्लम। आई थिंक जो आम आवाम है, और आम आवाम को कभी नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, कहीं भी नहीं। आपने देखा वियतनाम में दे मैनेज टू ग्रो टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी after a long period of struggle. I always give the Vietnamese example. They struggled for their sovereignty. They struggled with about 5 million lives to fight the Americans. They actually then re-educated the population, spent a lot on time in terms of enabling the population, improving the structures. And then from 1999 onwards, they did not look back. They started growing at sort of 9-10% almost continuously. Now, Hmm. because they set the economy, मगर उनको ये था they did not, they were willing to pay the price, and the people were willing to pay the price. Same probably in China. In the lesser example though is India. In 1991-92 they went through their crisis, and then they went through a difficult period, and then after that they never looked back. What we tend to do, हम लोग का जो है कि we don't want to see that real structural change or real crisis, and for that we just keep borrowing, keep the status quo going. And this status quo suits a certain section of the society, which is not even, I would say, not the top 1% of Pakistan. The top 1% of America, it's the top 0.1%. And now, Hmm. actually, what we are finding, Muzammil, is we are finding even the top 5% are beginning to complain. आप इमेजिन कर सकते हैं, आप तो जानते ही हैं कि जो 3-4 लाख कमा रहा है पाकिस्तान में, वो टॉप 5% में आता है। महीने का 3-4 लाख जो कमा रहा है, इज कमिंग इन, उनके गुजारा होना डिफिकल्ट हो गया।
इट्स बिकॉज़ आप अगर इलेक्ट्रिसिटी की बिल कोई 50-60 हज़ार पे करेगा और बच्चों के स्कूल अगर कोई अनदर 50-60,000 पे करेगा, रेंटल 1 लाख पे करेगा, तो आपके पास बचेगी क्या टैक्स पे करने नहीं, के बाद? ट्विटर पे तो एक्चुअली आई वाज़ सरप्राइज़्ड टू सी लोगों ने क्या है कि हम 2 लोग रह रहे हैं, सुबह से शाम तक हम जॉब पे होते हैं, 1,20,000 1,30,000 रुपया बिजली का बिल बिल्कुल। आया हुआ है। लाइक बिजली का बिल इज़ माइंड नमिंगली इनसेन एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट पार्टिकुलरली बिकॉज़ गौहर इजाज़ साहब का एक ट्वीट आया हुआ था, उसने बड़ा ट्विटर के ऊपर एक खप्पी मचा दी बिकॉज़ पीपल वर लाइक ये कैसी बात कर दी इन्होंने। फॉर दोज़ हू डोंट नो ही वाज़ फॉर्मरली द केयरटेकर मिनिस्टर और आई थिंक चेयरमैन फॉर एप्टिमा एज़ वेल वो जो एप्टिमा नहीं व्हाट्स कैप्टा द के चेयरमैन रहे हैं और ऑल केयरटेकर Pakistan मिनिस्टर ऑफ Textile कॉमर्स। Manufacturing. So he represents the textile lobby, right? Essentially. And now he's coming out and saying कि भाई बिजली के bill are unsustainable and we need to re-evaluate, reprofile, the IPP जो आपकी उनके साथ deals हुई हुई हैं. Tell me a little bit about the energy problem, the electricity problem particularly क्योंकि 66 रुपीज़ का इस वक़्त यूनिट पाकिस्तान में एवरेज लोगों के घरों में आ रहा है। कल मैंने सुना कि 3-4 रुपए मज़ीद बढ़ा दिया है। सुनने में आ रहा है कि साल के एंड तक 100 रुपए क्रॉस कर जाएगा। हाउ इज़ दैट सस्टेनेबल? लाइक आप you're on the race to the bottom where आप कॉन्स्टेंटली प्राइस बढ़ा रहे हैं, उससे कंज़म्पशन भी कम हो रही है, उससे रिकवरी भी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स भी बढ़ रही हैं और वो ऑटोमैटिकली इट फीड्स इटसेल्फ, इट गेट्स मोर एंड मोर एब्सोल्युटली एक्सपेंसिव एंड इट्स देन अ विशियस इट्स अ साइकिल विशियस डाउनवर्ड। साइकिल। राइट एंड सो बिल्कुल आप सही। लोग सर खुजा रहे हैं 4-3 साल मुझे हो गए मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब का मुझे वो बड़ा मशहूर याद है उन्होंने 12 रुपए की बिजली प्रॉमिस की थी जब हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि जी ये तो एक्चुअली 12 रुपए से ज़्यादा का बनता ही नहीं है। अनफॉर्च्यूनेटली वो भी आए दरमियान में मल्टीपल टाइम्स एंड इट्स जस्ट ग्रोन सिंस देन। सो टेल मी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एंड particularly touching upon the idea कि can the IPP agreements be reevaluated and can we potentially default on the on those agreements? Okay. Will you give me just 5 minutes? And Zara Saab is technical है मगर I'll try and keep it as simple as possible कि ऑडियंस समझ सके। तो देखिए बड़े ये है कि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी कोई 23,000 मेगावाट्स की इन 2013 में। और बहुत शोर मच रहा था, ब्राउन आउट्स हो रहे थे 6-6 घंटा 8-8 घंटा कई जगह 10-10 घंटा ब्राउन आउट्स थे। तो ये था कि और इंडस्ट्री बड़ी कंप्लेन कर रही थी कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और उस वक्त जनरली एप्टामा वाले कह रहे थे और दूसरे भी कि देयर इज नो पावर एज एक्सपेंसिव एज नो पावर। इसका मतलब किसी कॉस्ट पर भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना दें वो ठीक है हम लोग मान लेंगे मगर इलेक्ट्रिसिटी दे चाहे कितनी महंगी हो। नाउ उसके दी पीएमएलएन गवर्नमेंट का के उसी स्लोगन को लेके उन्होंने बेतहाशा बेतहाशा आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स and these contracts were truly unique in the feature that they had extraordinary returns promised to the company setting them up. And by and large, under CPEC framework, ज़्यादातर ये companies आए. So between effectively आप समझे 2015 to present, अब जो Hmm. हमारी कैपेसिटी हो गई है वो 46,000 मेगावाट्स हो गई। between 2015 and 18 कोई हम लोग ने कोई 7,000 मेगावाट्स लगाया और फिर उसके बाद ग्रेजुअली बढ़ते गए। पिछले 4 साल में हम लोग ने एक्स्ट्रा और ऐड करा है 10,000 मेगावाट। Right. अच्छा, उसके वजह से आपकी जो है 2 चीज़ें, एक तो प्रॉफिट आप पे करते हैं 8 कोई 17.5% उसकी जो कंपनी की जो है इक्विटी शेयर्स, उनकी जो ओनरशिप है उस पर आप प्रॉफिट पे करते हैं। मगर दूसरी Right. चीज़ है जो 80% जो डेट है, जो आपकी बोरोइंग है, उस पर आप एक रीपेमेंट शेड्यूल है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसकी 80% जो है वो बोरोइंग से। वो बोरोइंग आप 10 साल में पे बैक कर रहे हैं और वो 10 साल में सारी की सारी ये पेमेंट होती जाएगी। तो आप समझें कि अगर आपने बोरो करा है पिछले कोई 6 साल में आपने ओवर अ पीरियड आपने कोई 25 बिलियन बोरो करा है। Hmm. आपको हर साल ये 25 बिलियन अब पे बैक करना पड़ रहा है। ठीक है? शायद थोड़ा-सा ज़्यादा हो नंबर और अभी भी अगले 6 महीना में कोई 1000 मेगावाट और लग रहा है, वो भी आ जाएगा, उसका भी रीपेमेंट। तो ये जब रीपेमेंट कर रहे हैं और इसके साथ आप
प्रॉफिट भी दे रहे हैं कोई 17 साढ़े 17% पर जो कोई और 5 बिलियन है, तो आपको कोई 2.83 बिलियन आपको हर साल पे करना पड़ रहा है। ये कहाँ से पे करिएगा? ये उस वैसे ही पे करिएगा बाय थ्रू दी इस और ये जो डेट वाला पार्ट है इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। तो ये राइट। जो लिटरली 2016-17 में इसकी कैपेसिटी पेमेंट्स कोई 150 बिलियन थी, 168 बिलियन टू बी प्रिसाइज। ये चली गई है अब जो है कोई 2.1 ट्रिलियन। आप 2.1 ट्रिलियन 2100 इस साल। 2100 राइट। इस साल ये बात तो आपकी कोई इमेजिन करें 10 टाइम्स बढ़ गई है। और ये 10 टाइम दो रीजन पड़ी। एक तो आपकी रुपी, इसलिए कि ये सारा डॉलर में गारंटीड था। ये आपको सारा डॉलर में पेमेंट पे करना था। तो डॉलर का जब वैल्यू गिरा है फ्रॉम 2018 टू नाउ कि 3 ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 2.8 टाइम्स, इसलिए कि उस वक्त 100 था, अब 2.8। ये डॉलर में तो आपकी डॉलर वैल्यू की वजह से गिरी है। और दूसरी चीज़ है जैसे-जैसे कैपेसिटी आई है वो कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। तो ये बड़ा मुझे ये सिंपल है। बताएँ, क्योंकि इसके ऊपर लोग आके कहते हैं कि यार भाई आपका रिस्क बहुत ज़्यादा था, कोई और ऑप्शन नहीं थी गवर्नमेंट के पास, उन्होंने ऐसा ही करना था। कैन वी मतलब आई एम जो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, मैं अगर एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं पीछे डॉक्यूमेंट्स में नहीं गया, मैं नंबर्स में नहीं गया। इंडिया और बांग्लादेश कैसे दे पा रहे हैं सस्ती बिजली और हम क्यों नहीं दे पा रहे? मतलब सिमिलर डायनामिक है, सिमिलर जीडीपी पर कैपिटा है। चलें ठीक है, इंडिया को अब आजकल वो बहुत ज़्यादा वो ओवर सेल कर रहे हैं कि बड़ा कमाल हो गया है, लेकिन बाय एंड लार्ज उनकी जीडीपी पर कैपिटा तो आपके जैसा ही है ना, और जो भी उन्होंने लगाया है पिछले कुछ अरसे में, तो वो भी उधर से ही आए हैं जिधर से आप आए हैं। बांग्लादेश तो बाय एंड लार्ज बिल्कुल ही आपके जैसा है, उनकी तो कल वो खबर आई कि जी $10 बिलियन उन्होंने ओवर अनाउंस किए हुए थे एक्सपोर्ट्स के, तो उनके यहाँ भी आपके वाले ही हाल चल रहे हैं। हाउ आर दे एबल टू मैनेज द पावर सेक्टर जहाँ पर हमारे पास जो है वो गाना वाला हिसाब हुआ हुआ है कि बिल्कुल ही अनसस्टेनेबल हो चुका हुआ है? 2-3 चीज़ें फैक्टर्स। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर, हम लोग हमारी जो प्रॉफिट गारंटी थे वो हायर देन इंडिया, डेफिनिटली इट्स आल्सो हायर देन बांग्लादेश। मोreover रीपेमेंट प्रोफाइल जो थी वो भी शॉर्टर थी, जल्दी ज़्यादा पे कर रहे हैं बनिस्बत। दूसरी चीज़ है कि बांग्लादेश और इंडिया में डिप्रिसिएशन इतनी नहीं हुई। पाकिस्तान में जस्ट इन द लास्ट 2 इयर्स इट हैज़ फॉलन बाय अबाउट 60%। तो आप ये समझ लेना कि ये 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 डिप्रिसिएशन का इसमें बड़ा फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ रूपी वैल्यू। तीसरी चीज ये है कि वो मुल्क, वहाँ ग्रोथ रेट आपकी जीडीपी काफी ज्यादा रही है पाकिस्तान से। बांग्लादेश, इंडिया हैव बोथ बीन ग्रोइंग इन एक्सेस ऑफ 5%। आपकी जब जीडीपी ग्रोथ होती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रोथ होती है, तो आपकी पर यूनिट जो कैपेसिटी आता है, पर यूनिट उसका कॉस्ट कम होता जाता है। पाकिस्तान में ये हुआ है पिछले 6 साल से वर्चुअली ज़ीरो ग्रोथ रही है, नन बहुत कम ग्रोथ रही है, कोई 2 एवरेज कोई 2 एंड हाफ 3% ग्रोथ रही है। तो जब ये होता है, आपकी ग्रोथ नहीं होती, ये सब जो प्लांट्स लगे थे, इसमें असम्पशन था कि जस्ट इमेजिन डबल कैपेसिटी फ्रॉम जैसे मैंने कहा 23,000 मेगावाट्स टू 46,000 मेगावाट्स। तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ कोई 7-8% एवरी ईयर। और जब आपकी ग्रोथ नहीं होती तो वो तो कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं होती है। बगैर इस्तेमाल हुई आपको पे करना पड़ रहा है। और इसीलिए देख रहे हैं काफ़ी सारी ऐसी पावर प्रोडक्शन है जो 100% नहीं इस्तेमाल हो रही, मगर हम लोग 100% पेमेंट कर रहे हैं। कुछ है कोई 30% साहिवाल जो कभी 30-35% ज़्यादा उसकी इस्तेमाल नहीं हुई, मगर हम 100% उसका जो कॉस्ट है पे कर रहे हैं। तो हुँ। ये इस किस्म की बेसिक बेसिक मिसअलाइनमेंट, बैड असम्पशंस, बैड प्लानिंग की वजह से अगर आप ऐसे बेतहाशा प्लांट्स लगाएं जिसमें कैपेसिटी गारंटीड पेमेंट है, वो जो इनका टर्म था टेक और पे, और आपकी हुँ। ग्रोथ नहीं हो, तो नेचुरली आपको पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाती है। मुझे एक बात ये बताएँ, आपने कहा कि जो हमारा डेट है, वो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है एसेंशियली, हाँ, राइट? बिल्कुल। जो और जो डेट है उसकी जो डील है वो ये है कि जी 10 इयर्स तक आपने उसको करना है। तो जो कैपेसिटी पेमेंट है वो सिर्फ़ 10 इयर्स तक चलती है? बाय एंड लार्ज कुछ ज़्यादा बाय एंड हो लार्ज। सकती है, कुछ और पेमेंट्स भी है कैपेसिटी में, इंश्योरेंस ये सब वो चलती रहेगी।
मगर बाय एंड इसको लार्ज जो सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं कहता हूँ कि 2014 के जो नए मुआहदे हैं, जो 23,000 से छब 46,000 पे हम गए हैं, उससे पीछे वाले जो 23,000 हैं, उस पे कैपेसिटी पेमेंट इस वक़्त नहीं हो रही है। उस पे हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, हम कम वो इस्तेमाल करें, उस पे टेक और पे नॉमिनल कुछ रिन्यू हुई है, वो कुछ एडिशंस हुई हैं जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, मगर बहुत ही कम। लिटरली बहुत इफ यू इमेजिन इट्स लेस देन 100 बिलियन ऑन दोज़ प्रोजेक्ट्स। राइट, व्हेन वी से टेक और पे, राइट? हाँ, एक तो जो अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अकाउंटिंग अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, तब भी आपने पैसे देने हैं। इज़ टेक और पे लार्जली a term used for the debt component that has to be returned? मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि 10 साल में लेट्स अज़्यूम आपने ये डेट सारा निकाल दिया, उसके बाद भी ये टेक और पे ही कहलाएगा या उसके बाद ये उसके बेसिकली बाद स्टैंडर्ड दूसरा कंपोनेंट जो है वो प्रॉफिट, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, जो अपना शेयर राइट, जो है कंपनी का, उस पर आप 17.5% 18% पे करते जाएंगे टिल 25 इयर्स। ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स 25 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 25 इयर्स इंटरेस्टिंग, के बाद अगर रिन्यू नहीं करते तो ये आपको आप इमेजिन कर रहे हैं कोई 5 बिलियन पर कोई 20%, जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, आप 20% पे करते जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स, तो वो कोई इमेजिन 1 बिलियन आपका हर साल जाता रहेगा फॉर अच्छा इसको 25 इयर्स। मज़ेदार बात ये है कि आई एक्चुअली टूक आउट अ रिपोर्ट 2020 में जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली थी ऑन आईपीपीज़। तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि उन्होंने जब पीकेआर टर्म्स में उसको किया ना, तो जिन इनका 17% के हिसाब से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बनेगा 5 टू 6 इयर्स। Majority of the power plants had made their returns in the first 2 to 3 years पीकेआर वैल्यू पे। क्योंकि वो उन्होंने किया ये था उधर से डिवैल्यूएशन हो रही थी। इन्वेस्ट उन्होंने पीकेआर ही किया था। पीकेआर इन्वेस्ट किया, बैंक से डॉलर कन्वर्ट करवाया, जाके इन्वेस्टमेंट के ना डॉलर पैक डाल दिए क्योंकि बहुत सारी इसमें पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं। जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो तो हैं बट बहुत सारा पाकिस्तानी भी रेंट सीकर पावर प्लांट्स में घुसा हुआ है। और वो 2-2 ढाई-ढाई साल में पैसा अपना निकाल चुका है। अब वो इन्फिनिटली अपनी पूरी ज़िंदगी अय्याशी कर रहा है, फ्री मनी के साथ। मुज़म्मिल, हम लोग ने रेंट सीकिंग बस पाकिस्तानियों को नहीं दिया। अफ़सोस की बात है, वो पाकिस्तानी तो अपने लोग थे, तो चले यहाँ ही खर्च करते हैं। हम लोग ने रेंट सीकिंग इंटरनेशनलाइज़ कर दिया। ये अफ़सोस की बात है कि With a lot of these लिटरली Chinese projects. these most of these projects are under the CPEC framework। इसमें जो डेट पाथ है ये चाइनीज बैंक्स को है। तो आपका डिफरेंट जो एक और क्वेश्चन था, चाइनीज कुछ और भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो इस पर क्या कर सकते हैं। हुँ। देखें, ये अनसस्टेनेबल है। आपका बेसिक क्वेश्चन है, जितनी पेमेंट्स हम लोग को करनी है, और लोग कह रहे हैं कि 4 साल 5 साल के बाद ये डिक्लाइन, मगर बहुत हल्के से डिक्लाइन करेगा। 5 साल तक ये चल रहा है और अभी शायद और भी इसमें ऐड हो। एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई 1000 मेगावाट और ऐड होना है। फिर उसके बाद भी प्लान्स हैं और ऐड करने के। तो आपकी ये अभी पीक नहीं करा, ये अभी और इसमें ऐड होना है। तो इमेजिन करें कोई जाके अगर कैपेसिटी पेमेंट्स कोई 2.5 बिलियन पर पीक करता है तो हर साल, ऊपर से आपको ट्रिलियन कोई 2.5 ट्रिलियन हाँ, 2.5 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो राइट। आपकी जो है पेमेंट्स वो चलती जाएँगी एटलीस्ट अनदर 4 इयर्स। उसके बाद अब शायद कुछ डिक्लाइन देखें। नाउ द पॉइंट इज़ के लोग कहें इंतज़ार कर लेते हैं, मगर हम लोग के पास नहीं है कैपेबिलिटी अगले 3-4 साल इंतज़ार करने की। हुँ। वी आर वो जो ऑलरेडी इन वाली अ जनरेशन को बेसिकली आप क्रश कर देंगे ना। वो जो एक पूरी जनरेशन है जो वेट कर रही है कि ग्रोथ आएगी, मैं मेहनत करूँगा, मैं उसके मेहनत के एवज़ कुछ रिटर्न करवाऊँगा, फिर वो सारे बैठ जाएँ मतलब दे आर गोना आई आई डोंट अंडरस्टैंड दैट राइट लाइक 5 मुज़म्मिल, ईयर द अदर पॉइंट, ये जो कहते हैं ना कि ये यहाँ पर शायद पीक कर गई है। ये असम्पशन है कि आपकी रुपये अब डिवैल्यू नहीं कर रही। ये कितनी रियलिस्टिक असम्पशन है? कैन यू इमेजिन अगले 3 साल में कोई रुपये डिप्रिसिएशन नहीं होगी? वी हैव ऑलरेडी से हर साल अगर आपकी इन्फ्लेशन चले बड़े कंजर्वेटिवली भी कर लें 12% है, तो एटलीस्ट कोई 10% डिप्रिसिएशन होगी। तो अगले 3 साल में कोई 30 से 40% आपकी डिप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अगर वो होगी तो आपकी रुपी गिरेगी, तो वो ऑटोमैटिकली कैपेसिटी पेमेंट्स रुपी में बढ़ती जाएगी। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट्स पीक कर दी एटलीस्ट इन रुपी टर्म्स। एंड सो राइट। आपकी ये जो रुपी रेट है, इसीलिए कुछ लोग, मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ कि ₹100 बाय एंड ऑफ द ईयर चली जाएगी। प्रोबब्ली इट विल बी अराउंड 60-65, दैट्स व्हाट आई थिंक। थोड़ी-सी और शायद बढ़ जाए अगर डिप्रिसिएशन हो, बट आई डोंट थिंक इट विल गो अप टू 100। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, 60-65 इज़ बैक ब्रेकिंग एनीवे। व्हाट मोर डू यू नीड? देखें, आपकी एवरेज कंज्यूमर के लिए
कंज्यूमर के लिए, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर के लिए, उसकी पड़ जाती है ऑन ऑन एवरेज अराउंड 16 सेंट्स पर यूनिट। राइट। अगर आप इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक देखें, it ranges from anything from 4%, I'm not talking about industry, household, anything from 4 cents to something like 7 cents. इंडिया में कुछ स्टेट्स में even it goes down to 2 cents, 3 cents. So we are comparing the household capabilities. You're paying about 16, 17 cents, whereas the households in India are paying substantial. And this is all right. This is for the households which have consuming more than 300 units. But that is much of your middle class. जो less than 300 units कर रहे हैं, that is not your middle class. That's the protected and lifeline. Then they are already actually living on basically subsistence existence. तो आपकी spending power बहुत diminish हो रही है. And this is what we have to understand. It directly takes away from the pocket to able to be spent on anything else. तो आपने एक सेक्टर को तो बड़ा अच्छा कर दिया, मगर आप बेसिक दूसरे सारे दूसरे सेक्टर्स को खत्म कर रहे हैं by taking away the money. You're sucking out the money out of the system. नहीं, बट दैट्स माय क्वेश्चन, राइट? सो नाउ व्हाट्स द जो सॉल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है, एक तो ये है कि आप बैठ जाएँ, आप नंबर्स को प्ले आउट होने दें, आप 5 साल कैपेसिटी पेमेंट्स को पीक करने दें और फिर टेपर ऑफ करने दें, एंड देन इवेंचुअली और उसमें उसके दरमियान में आप कोई नया प्लांट और कोई नया मुआहिदा ना करें, एंड यू जस्ट वेट इट आउट एंड होप कि मैजिकली सोसाइटी ग्रो कर जाएगी। मसला मेरा ये है कि ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ uncompetitive energy prices cannot happen. Like it's never happened anywhere else in the world. It's not gonna happen here as well. आप कोई एयरपोर्ट्स बेच दें, आप कोई सोना निकालने के ख्वाब देख लें, वो वाली ग्रोथ नहीं आएगी। सो यू बेसिकली सेइंग मैं 5-6 साल या तो वेट कर लूँ और मैं हालात बुरे ही रहने दूँ। और आपके पास ऑप्शन क्या है? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट कि एंड अगेन इसमें मैं नाउ आई विल कम बैक टू गौहर साहब कि उन्होंने कहा कि जी आप जाएँ और जाके आप मुआहिदों को फिर से री-इवैल्यूएट करें। जैसा कि लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जी हमने जो कुछ आईपीपीज़ हैं उनके साथ हमने पीकेआर के ऊपर मुआहिदा कर लिया। हमने कहा कि जी जो भी अमाउंट है वो अब आपको पीकेआर पे मिलेगी व्हिच मीन्स कि वो डिवैल्यूएशन प्रोटेक्टेड होगी। Um, so that's my question. Can we potentially go to these IPPs and renegotiate the contracts? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि जिसमें अगेन माय अंडरस्टैंडिंग इज कि वो जो रीनेगोशिएशन हो रही है वो इक्विटी के ऊपर हो रही है। व्हाट डू यू डू विद द डेट कंपोनेंट? बिकॉज़ व्हेन यू एसेंशियली जो उसका काउंटर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप डेट को रीनेगोशिएट कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर एसेंशियली सेइंग कि वी हैव डिफॉल्टेड। व्हेन यू डिफॉल्ट तो फिर ऑटोमैटिकली आपका उससे एक देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ये आफ्टर दैट। ये जो आपने रिपोर्ट पढ़ी थी 2020 की, जो मेरे दोस्त मोहम्मद अली ने शेयर करा था, एंड इट वाज अ वेरी गुड रिपोर्ट। उसमें जो कंपोनेंट उन्होंने करा था वाज, यू राइट, इक्विटी रूपी करा था। बात ये कि आपकी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, उसमें भी जो है इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नहीं चेंज करी थी। इसलिए कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बोथ द इक्विटी रिटर्न्स एंड द हुँ, डेट रीपेमेंट्स आर सॉवरेन गारंटीड। उसमें आप कोई भी उसके टर्म्स चेंज करेगा, एक पेनी से भी अगर एक पैसा से भी अगर चेंज करेगा, तो दैट विल काउंट एज नेचुरल डिफॉल्ट। Changing the terms either of the equity or the debt will count as default. तो ये बात नहीं कि आप जाके इक्विटी चेंज कर लें। तो बात ये है बड़ी सिंपल। This in my view and my personal view is fundamentally draining the vitality out of our economy. हमारी बेसिक जो कतर है वो निकाल दे रही, एंड एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, एक हिंदी टर्म है, कचूबड़ निकाल दे रही। Basically, it is completely squeezing us out, and really, it's राइट, unsustainable. And just because we are so fearful of the word default, we don't want to talk about it. We will हुँ, need to go and renegotiate these contracts, and this is what, by and large, IMF has said. दूसरा था कि आप लाइन लॉसेस कम कर दें और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखें इन टर्म्स आपकी कॉस्ट अभी जो है कोई 33 यूनिट एवरेज कॉस्ट पड़ रही है पर यूनिट, उसमें कोई जो 20 रुपीज है, 21 is basically your capacity payments. The balance is your energy cost और फिर कुछ distribution cost है। उसमें अगर आप लाइन लॉसेस को नियर हाफ भी कर दें आज,
you will still be उसके कोई ₹1 का फर्क पड़ेगा, ₹1.5 का मैक्सिमम फर्क पड़ेगा। ₹1.5 से आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं हो जाएगी। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो हमेशा लोग कहते हैं कि लाइन लॉसेस कम कर दें तो वो ठीक, ज़रूर करना चाहिए। लाइन लॉसेस एंड रिकवरी बेहतर करना चाहिए, मगर उससे आपकी गेम चेंजर वाली फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज। ये लिटरली दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन एंड वी शुड स्टॉप दिस डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज यस वी नीड टू फोकस ऑन इट, वी नीड टू मेक श्योर कि कम हो, मगर जो उससे आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो नहीं कम होगी, सिंस द प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम कैपेसिटी पेमेंट्स। कैपेसिटी हुँ, पेमेंट्स को कम करने के लिए दो ही तरीका, आइदर आप रीनेगोशिएट करें द टर्म्स, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट, या आप एक बैग जो है आप 6-7% जीडीपी ग्रोथ करने लगे और उससे हुँ, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, Pakistan is not in a position to grow at 6-7% for the next 4-5 years at least, until it undergoes restructuring of its basic economy. आपकी इकोनॉमी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है कि 6-7% पर ग्रो करे। ये if I were अनरियलिस्टिक to बात है। if I were to play out default, because again there is a lot of fear mongering. In fact मेरी एक वीडियो के ऊपर कमेंट पिछले दिनों आया हुआ था, उन्होंने कहा कि जी आप अगर थोड़ा सा प्ले बाय प्ले बता सकें कि फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस कि यार what is default, what is going to happen when we default, and then the audience can then decide कि यार is that a pathway that they might want to go to. और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि if we don't default, is there a possibility that we keep on avoiding default until it becomes an inevitability? Yeah, are we saying, okay, we can default to accelerate positive growth and potentially, क्योंकि वो रिस्क है ना, डिफॉल्ट में एक रिस्क है, उसमें काउंटर पे लोग कहते हैं कि यार लेबनान ने हार्ड डिफॉल्ट किया, वो आज तक वापस खड़ा नहीं हो सका। डिफॉल्ट इज समथिंग जो कि बड़ा डैमेजिंग होता है, पोटेंशियली वायलेंट होता है, तो वो जो सारी आपको फियर मंगरिंग होती है, कितने गरीब लोग हैं बेचारे, वो तबाह हो जाएँगे अगर डिफ़ॉल्ट हो गया। व्हाट रियली हैपेंस? कैन वी प्ले इट आउट? Can I just say Lebanon is a very good example they talk about. It is not Lebanon's warlordism जो है, basically warlords में basically तकसीम हो गई। It didn't happen because of default. Default was a consequence of something else. They didn't hold elections on time. Because they didn't have elections on time, you didn't have a cohesive government, जो central government जो renegotiate कर सकती debt. So the problem isn't one of economics. The problem, as ever, is always of politics. तो आई थिंक एक ये गलत एग्जांपल है। डिफॉल्ट काफी मुल्कों में हुए हैं। लेट मी गिव यू काउंट सम एग्जांपल्स। गाना में डिफॉल्ट हुआ है, इट रीस्ट्रक्चर्ड, इट्स स्टार्टिंग टू ग्रो अगेन। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, कल ही हुआ है फाइनलाइज इन टर्म्स ऑफ restructuring, is Sri Lanka. They defaulted, now they're getting back on the growth path. They can see a better future. They basically, आपने एक और question, do you think this can go on जैसे कहते हैं ordinarium forever and forever? No, I don't think so. I think at some point we'll hit the wall anyway. What we are doing, जो basically we are contracting the economy in a different way, which would have happened if we had defaulted anyway. But probably we देखना चाहिए कि पे ऑफ्स क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है between defaulting and not हुँ, defaulting. By not राइट, default, what we are doing is we are continuing to service this debt, which is बहुत ही हार्ड है। उसमें सारी ये जो कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहे हैं हम, जो बोरोअर्स हैं इंटरनेशनली उनको भी पे कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्क्वीजिंग द इकोनॉमी। हम इंपोर्ट्स को कम करना पड़ रहा है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करना पड़ रहा है, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। अगर जैसे ही हम लोग ग्रो करने लगते हैं, हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होने लगती है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं 2 साल पहले 2022 में $80 बिलियन होती थी, अब वो घट के $55 बिलियन हो गई। We think that is great. That is not great. Uh, imports coming down basically means you're not growing, because आपकी imports जो है वो exports के लिए भी इस्तेमाल होती है। Moreover, it just shows the standard of living is falling. आपके अगर खर्च नहीं कर सक रहे हैं, तो basically it's not a great news कि हमारी import जो है थी, हमारी exports कोई खास नहीं बढ़ रही। It has gone up from about 27 billion to this year about $30 billion. So frankly speaking, we are not growing. And imagine our population continues to go at 2%. So this, at the same time, the worst thing about this, हमारी जो debt repayment है, वो नहीं कम हो रही। वो जो हुँ, पहले कोई 15-20 बिलियन होती थी 3-4 साल पहले,
अब वो 20 बिलियन आई, अब इस साल जो है एक्सपेक्टेड है, जो लेटेस्ट स्टेट बैंक नंबर्स, एंड दिस आई डोंट इंक्लूड कैपेसिटी पेमेंट्स, आई डोंट इंक्लूड डिविडेंड रीपेमेंट्स, just the debt repayment, which is in the hands of State Bank, that is going to be about 26 billion from May. May का आप अगर देखें liquidity profile in for the next 12 months, it says Okay. 26 billion. और ये कम नहीं हुई, it has gone up. So we are now getting more and more squeezed by debt repayments. तो अगर ये होता ना कि हम लोग ये सारा तंगी करके बंद करके खर्च नहीं करके, अगर ये होता कि डेट रीपेमेंट करके हमने ये बला टाल दी और अब बेहतर होती, वी आर नॉट गेटिंग एनी बेटर। हाँ, मतलब इवन वो तंगी करते हैं, जस्ट टू कन्फर्म, वो बेसिकली हम तंगी करते हैं, तंगी करके हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डॉलर बचता नहीं है जिससे हम पैसे वापस कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस 26 बिलियन इज़ गोना बी रोल्ड ओवर, व्हिच इज़ बेसिकली not only rolled over, Mozambique, this is the important. It is getting rolled over in many cases with higher interest rate payments. The terms are changing. तो वो डिमांड कर रहे हैं कि आप जहाँ 2% पे कर सकते थे पहले, वो आप 4% पे, इसलिए कि आपने अब इसको रोल ओवर दिया। जो लेंडर है वो हमेशा आपसे जितना खून चूस सकता है वो चूसता है, नो मैटर कितने ही दोस्त हो। So let's be very clear. So our interest repayments, which a few years back used to be sort of 2-3 billion, now is just on these rollovers is going up to 5-6 billion, and it so will keep on. it's going to snowball into just something that I, you I, can't even I have said that there's a snowballing effect taking place. We are very lucky कि अभी हम लोग borrow नहीं कर सकते, नहीं तो और भी borrow करके और भी snowball को बढ़ाते थे. But we are not reducing our debt levels. So this is we are remaining in a crisis. We are denying our youth the growth prospects, which is essential to create jobs for them, opportunities for them to get skilled up. अगर आप jobs नहीं करेंगे तो skill कैसे देंगे? And this youth, the youth bulge है, which was supposed to be a great hope, are not getting the jobs to get skilled to be able to earn for later. So that is the disaster. It's a societal disaster. Okay, so again, play it out for me. What happens? Let's assume that the government decides कि कह रही है यार नहीं हम नहीं कर सकते, 26 बिलियन नहीं कर सकते, और हमने डिसाइड कर लिया है कि जी अब हम जाएंगे और जाके बैठेंगे इनके साथ और कहेंगे कि यार let's come up with new terms and reprofile this debt. What happens to Pakistan in that case? चाहे वो जो आपकी पावर उस पे हो सर्कुलर डेट का reprofiling, या आपका ओवरऑल जो वाइडर फॉरेन करेंसी का डेट है। I tell you, initially there'll be a crisis inevitably when you start that noise of start sounding out के moratorium करने वाले हैं, and there'll be panic, and there'll be many people they'll try and take out the money. The rupee will see a fall. It has already seen a quite considerable fall. कोई 2 साल 1 साल पहले कोई 200 था, अब 280 है लगभग. You might see it go down to 330. That will create inflation. So there will be all of those things. But we have seen, I think, a lot of the problems of default already built into the economy now. We have been Right. effectively living through a partial default scenario anyway, and we have slowed down the economy. Sri मतलब Lanka. डायरेक्ट आपका इम्पैक्ट आना था कि यार एक बूमिंग इकोनॉमी है, उस पे डिफ़ॉल्ट किया तो एकदम से आपका इंपोर्ट्स रुक गई वो सारा, तो आपने ऑलरेडी स्लो डाउन करके, ऑलरेडी इंपोर्ट्स रोक के, ऑलरेडी क्योंकि अभी चोक हुई हुई है, सो आर्टिफिशियली बहुत सारे एरियाज़ ऑफ द इकोनॉमी हैव बीन चोक्ड जस्ट टू सस्टेन। Exactly. Exactly. So I personally think कि इतनी कोई ड्रामेटिक इम्पैक्ट नहीं होगा. आपकी रेमिटेंसेस ये तो नहीं है कि अभी कोई 28-30 बिलियन है तो वो जीरो हो जाएगी, वो तो नहीं होगी. That will continue probably 26-27 billion. आपकी जो exports है, there's no reason why that those should disappear. That should probably be another. So if you continue getting that, you'll still be able to buy your oil, and you'll be able to service a lot of your other imports. So in fact, आप interest repayments बंद करके और जो कोई 6-7 बिलियन जो कर रहे हैं, तो आपकी import capacity बढ़ जाएगी. Moreover, आप debt repayment जो principal repayments नहीं करें, शायद वो भी उसकी भी capacity जरा सा add करिए. So if anything, you might see a slight boost. And this is a factor nobody considers. That the fact of the matter is Pakistan might actually see itself, once it gets into a moratorium, you start actually seeing some benefits, because we are really assuming that the worst will happen. Remittances भी बंद हो जाएंगी, import exports भी क्यों बंद होंगी यार?
क्यों बंद होंगी? आई मीन देयर इज़ नो देखिए, रीज़न व्हाई। इस पे जो बैंकर क्राउड है ना, वो आके कहता है कि जी, आपकी तो जो वो है बोरोइंग की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो बॉन्ड है वो ट्रैश वैल्यू हो जाएगी उसकी, आपका जो है वो क्रेडिट्स रेटिंग तबाह हो जाएगी। रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल टर्म्स में you'd still be ये able मेरे to बैंकर्स, मैं भी किसी वक़्त बैंकर होता था, और मैं बैंकर दोस्त से मैं पूछता हूँ कि आपकी ये जो क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करें, आप क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के बारे में बात, वो अभी क्या है? वो एटलीस्ट 20% है। उस पर आप कितना बोरोइंग कर सकते हैं? आपकी इंटरनेशनल लाइन्स कितनी है? आप कितने जाके आप इंटरनेशनल बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं? कोशिश तो कर लें। तो आपकी क्या क्रेडिट लाइन है? तो आप तो बेसिकली यू आर इन एज़ गुड डिफ़ॉल्ट सिचुएशन एज़ इज़, आपकी कोई प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है। डिस्पाइट बीइंग नाउ इन IMF प्रोग्राम। पिछले 6 महीने से, पिछले डेढ़ साल से, पिछले 4 साल से we have not managed to reopen the international borrowing lines. So where are those credit lines? Those will what about not. the प्राइवेट सेक्टर जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, जो एलसीज खुलवाता है बैंक से, वो एलसीज अफेक्ट होंगी इससे? नहीं, क्यों क्यों अभी भी क्या हो रहा है? दे आर द एलसीज आर बीइंग मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। लिटरली बैंक ये कर रही है, जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस है, जिसका वो इनफ्लो है, उसको ऑफसेट कर रही है आपकी इंपोर्ट से। सो देयर इज बेसिकली दैट दे आर एक्टिंग लाइक मैच मेकर्स। दे रियली बैलेंस नेट इट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि फर्दर बोरोइंग हो रही है इंटरनेशनल। जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है वो वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी से, multilateral, that is not really that huge anyway. So do you imagine just for 2 or 3 billion from World Bank and IMF, ADB, we should penalize ourselves so much that we continue to have 2-3% growth. We don't take the opportunity of negotiating a very carefully structured debt restructuring. We do it in a considered way. जैसे घाना ने करा, जैसे श्रीलंका ने करा, other countries, Zambia has done it. This is not the first time that debt restructuring has happened. But if we don't do it, we are foregoing growth probably for another 5-10 years. एंड देन व्हाट डज़ रिस्ट्रक्चरिंग मीन एसेंशियली? अगर अगेन मैं पावर सेक्टर की बात करूँ, तो वो हम कह सकते हैं कि यार, जो आपने 10 साल 10 साल में आपने वापसी रखी हुई है, तो उसको आप 20 साल में कर दें। मतलब व्हाट वुड इट लुक लाइक? हाउ विल इट ये एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट पोटेंशियली कि यार, जो मेरा 66 का यूनिट है, उसको मैं किसी तरीके से ₹40 ₹35 पे ला सकता हूँ? देखिए, आप यू कैन गो टू, एक दफा अहमद पीरज़ादा इज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट बेस्ड इन ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी। उसने उसने बड़ी एक अच्छा पेपर लिखा है, डिफॉल्ट इंसेंटिवाइजिंग कोऑपरेशन बिटवीन क्रेडिटर्स। एंड ये मैं रिकमेंड करूंगा जो एकेडमिकली माइंडेड है और इसको डीप डाइव करना चाहते हैं, प्लीज ये पेपर पढ़ें। उसमें लिखता है कि कैसे आप जो क्रेडिटर्स हैं, जब जब हुँ, तक आप मोरेटोरियम नहीं, जब तक आप कहेगा कि डिफॉल्ट, वो आप पर टेबल पर नहीं आएंगे। व्हाट यू डू बाय सेइंग डिफॉल्ट, यू स्टार्ट गेटिंग द क्रेडिटर्स कमिंग एंड टू द टेबल एंड टॉकिंग टू यू सीरियसली। तो आपके बड़े डिफरेंट किस्म के इसमें सॉल्यूशंस हैं। आप बात कर सकते हैं चाइनीज जो लेंडर्स हैं, वो उनने अभी श्रीलंका के साथ करा है। उनने हेयर कट ले सकते हैं जिसमें आप जो अगर 20 बिलियन है उसको 16 बिलियन कर दें। मगर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होगा कि जो अभी जो क्राइसिस है और ग्रोथ नहीं हो रही है, वी शुड बी सेट कि अब आप ये कर लें कि आप कोई 4 साल के लिए ना 5 साल के लिए आप मॉनिटरिंग कर लें। There should be a deferment of any further payment, and after that we can have a elongated period of payment. They might want to increase the interest rate on it. That's fine. The interest rates was never the problem. The problem was the debt schedule, the repayment schedule. तो आप इस तरीके से डिफरेंट क्रेडिटर्स के साथ आप नेगोशिएट करेंगे, आइदर हेयर कट और deferment of payment, debt holidays for 5 years, 10 years, whatever. But this will be a very difficult process. It has taken Sri Lanka about 2 years. It's taken Ghana about 2 years. It doesn't happen immediately. It means the government will have to take a difficult time. It means the government will have to be honest with the people and say, okay, we will go
through this difficult time. But once we have gone through this time, we have then give us ourselves an opportunity to grow. But also, what the creditor जो जिसने आपको lend करा, वो एक दफा आपको ये मौका देना चाहता है. They don't want you to come back after, जैसे अर्जेंटीना में हुआ डेट रीशेड्यूलिंग हुई और फिर से लोग 4 साल 5 साल के बाद उनके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ, फिर से वो वापस गए. That is what the international lender has learned. They don't want to see this. Uh, don't want to give you an opportunity to be wasteful again. They want you to do some real internal restructuring ऐसे कि आपकी जो internal borrowing है, जो अब कोई 60 ट्रिलियन पर पहुंच गई और उस पर कोई 8.5-9 ट्रिलियन आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसको आप देखें कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. उसमें थोड़ा सा शायद लेट्स टॉक अबाउट द लोकल बिकॉज़ मुर्तज़ा सैयद साहब का बड़ा एक ट्वीट आया पिछले दिनों जिसके ऊपर बड़े अच्छे-अच्छे लोग परेशान हो गए कि ये क्या सिचुएशन चल रही है, वेयर 65% ऑफ योर एंटायर गवर्नमेंट रेवेन्यू इज़ नाउ गोइंग इनटू पेइंग इंटरेस्ट ऑन योर डेट. And उसी के साथ while that is happening, there's a lot more that the government is planning to take in this fiscal year as well. So clearly this is going to grow further. आप जो लोकल डेट है, जो कि एक बिल्कुल अगेन सेपरेटली हम देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक से लिया हुआ जो लोकल डेट है, उस सिचुएशन को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें. व्हाट डज़ दैट लुक लाइक? व्हाई इज़ दैट बिकमिंग ए प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एंड अगेन व्हाट्स द सॉल्यूशन देयर? this simple problem is the fact कि हमारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, both provincial and federal, is so much higher than the revenue collection, which goes back right to the beginning of the conversation कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है बहुत नैरोली फोकस्ड है, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आप ब्रॉडन नहीं करते हैं, और फिर वो टैक्स कलेक्शन इज नॉट इनफ. वी नीड टू हैव हमारी डेट टू जीडीपी है कोई 9.5-10%. इट नीड्स टू बी एट लीस्ट 13-14%. अगर 14% होती तो शायद हमारे Debt to GDP, not debt to GDP. Debt to sorry, GDP. sorry, Sorry. the Yeah. tax to GDP. Really, thanks for correcting me. Tax to GDP is around 9.5-10%. It needs to be about at least 13-14%. Ideally, probably more like 16-17% before we can have fiscal surpluses. अगर वो fiscal surpluses होंगे तो आप spend करेगा. अभी हमारे पास ऐसा है कि जो आता है हम लोग ऑलमोस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई 57% टू प्रोविंसेस, बाकी जो रहता है फेडरल में वो आफ्टर वी स्पेंड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स वी आर एक्चुअली खसारे में चले जाते हैं, डेफिसिट में चले जाते हैं. सो वर्चुअली एवरीथिंग ऑफ योर फेडरल बजट इज यूज्ड अप इन इंटरेस्ट पेमेंट्स. यू आर लेफ्ट विद नथिंग. सो जो हम लोग स्पेंडिंग करते हैं फेडरल ब्यूरोक्रेसी पर, आर्मी पर, डिप्लोमेट्स पर, वेरियस अदर, वो हम लोग बोरो करके खर्च करते हैं. वो बोरो करके खर्च करते हैं, और वो बोरोइंग जब करते हैं तो नेचुरली फिर हम लोग कोई 7-8% ऑफ जीडीपी, लास्ट ईयर कोई 8.3% था, वो हम लोग को बैंक से बोरो करना पड़ रहा है. हर साल हम लोग को उसके लिहाज से हमारी बोरोइंग बढ़ती जा रही है. तो अगर आप ये What's the natural outcome? अगर मैं आपसे पूछूं, if we don't do anything, we let the government do what they're doing. What's the natural outcome of something like this? What happens when countries keep on doing this? At some point they default anyway. I mean, if you can't borrow internationally, which we can't, then you have to keep borrowing from the banks locally. Then you start effectively ballooning it. You can only borrow from the banks that much. जो पाकिस्तानी है वो कह रहा है कि यार आप तो रुपया खुद प्रिंट कर सकते हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद आप जरूर प्रिंट कर सकते हैं. वो तो एक आई थिंक बड़े फेमस यहाँ के मिनिस्टर ने भी कहा था कि क्या प्रॉब्लम है, प्रिंट कर देंगे पैसे. प्रिंट करिएगा तो आपकी इन्फ्लेशन विल गो थ्रू द रूफ व्हिच विल कॉज इट्स ओन प्रॉब्लम्स. सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल. वी आर हिटिंग द वॉल एनीवे. एंड वी दिस फैसिलिटी जो समझते हैं बड़े खुश होते हैं हम लोग के आईएमएफ से. आईएमएफ फैसिलिटी should be used to restructure the economy so that we don't have to go back after every 3 years. हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं IMF की facility as a working capital, not as a restructuring, not to change the nature of the company, but just to keep it going. So we'll go back again. I promise you, the way we're going in next 3 years, in 2027, we'll be back to IMF discussing our 25th program. And we'll probably be stuck at around
0 to 1% growth, even this. ये आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अभी जो सिचुएशन है 3.5% जो अज्यूम कर रही है IMF ग्रोथ इस साल 24-25 में, उसमें अज्यूम कर रही है कि आपको प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट कोई और एन इन्वेस्टमेंट कोई $15 बिलियन आ जाएगा। अब हुँ, पाकिस्तान के हिस्ट्री में इतना नहीं आया, सो दैट इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। उनकी assumptions भी जो है वो जैसे अहमद पीरजादा साहब ने कहा मिरेकलस assumptions है कि कभी मिरेकल हो राइट। जाए तो ये। सो वी आर ऑलरेडी प्रॉब्ली, एंड ये अगर 15 बिलियन नहीं आता है देन वी प्रॉब्ली हैव अगेन वेरी लो ग्रोथ, and probably we will be again facing very tight situation in terms of whether we're going to default or not going to default. So really, we are at the cusp of default. We just keep avoiding it, and this और avoidance वो is कंटिन्यू कन्वर्सेशन आती रहेगी, कन्वर्सेशन वो आती रहेगी जिसमें फिर से वो प्रेशर पड़ेगा जो हमने लास्ट ईयर होते हुए देखा। हाँ, और जो लोकल इसका साइड इफेक्ट्स है। देखिए, इकोनॉमी इज नॉट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम in Pakistan. Our bureaucrats and our finance ministers who come from very often accounting or banking, they treat it as an accounting exercise. It's not an accounting exercise. इसमें feedback loops होते हैं। अगर आप ग्रोथ कम रखिएगा तो आपकी आईपीपी में जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो नहीं बढ़ती जाएंगी, आपकी डिफ्लेशन बढ़ती जाएगी, आपकी जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी, इवन आपकी अगर इंपोर्ट्स नहीं बढ़ती, गिवन दैट अ लॉट ऑफ योर revenue collection is through the imports, आपकी revenue कम होती जाएगी। So see these things have feedback loops. It's not a question के बस हमने सब कुछ बंद कर दिया हम ठीक हो जाएंगे। In fact सब कुछ बंद करके शायद आप accelerate कर दें process. You have to हुँ, understand that this is a dynamic process and you can't go on like this. You're on a downward trajectory, and we have been on a downward trajectory for the last 5 years now, and we are not improving. And that's the problem. We need to realize there is a fundamental structural problem. और वो structural problem, and ये word इस्तेमाल हो जाता है, मैं prefer करूँगा नहीं इस्तेमाल हो, मगर basically एक आपकी जो ढांचा है, वो ढांचा में problem है। उस ढांचे को strengthen करना, ठीक करना है। और अगर वो ढांचा को नहीं ठीक करेगा तो किसी ना करोड़ होती जा रही है, उसमें भूसा लगता जाए, वो collapse कर जाएगी। I'm sorry, हुँ। I'm not trying to be dramatic, but that's how I feel. And people come and क्या समझते हैं इकोनॉमी, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन नेवर से कि बहुत अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। आप देखिएगा इसमें, देखेंगे एनिमल स्पिरिट भी होती है। पाकिस्तानी, हम लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया से 5 बिलियन चाह रहे हैं, एमिरेट से 10 बिलियन चाह रहे हैं, चाइना से भीख मांग रहे हैं कि यार ये पूछो कि वो, एक तो वो कहते हैं, वो आपको, आप तो रहते हैं वहाँ, वो अरे बड़ा पोलाइट है, वो कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह डोंट वरी, वो कह भी देता है, मगर वो उसका मतलब जब वो करना चाहता है वो फौरन कर देता है, वो उसको आपको कोई, वो बड़े तेज लोग हैं। तो अगर नहीं हुँ। कर रहे हैं इसका मतलब वो कुछ देख नहीं रहे ना इस मुल्क में, बिकॉज दे रियली विल ओनली इन्वेस्ट व्हेन दे रियली फील कि पाकिस्तान में कुछ रखा हुआ है, इसकी नेचुरली ग्रोथ है। एक एक चीज है एक्सट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपने रिकोडेक में कहा गोल्ड निकाला, उसको बेचा, आपने आधे दाम के लिए आपने इफेक्टिवली खरीदा और आपने बेचा अपने प्रॉफिट। एक होती है आपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करा, जहां आपकी टैलेंट, आपकी स्किल्स उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ चीजें बनाएंगे बेचेंगे, वो कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा। And that will not happen until your structure of the economy is changed. And that is what we are not doing. And if we don't change the structure, we will be stuck in this 0 to 2% growth for I don't know how long. And that is unsustainable simply because आपकी population बढ़ती जाएगी, and at some point you can have social upheaval. And that is something which we haven't covered. Do you think this is gonna be my last question. Do you think there is a realistic chance for that social upheaval, considering the fact that I feel personally, I feel like we're at the end of the road. I think there are a lot of crises hitting Pakistan simultaneously. There was a very interesting article by um, Adil. I don't know his full name. He's Adil Malik, a in fact, a good friend of mine. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जिन्होंने रिसेंटली वो पेपर पूरा लिखा है एंड ही टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमी टॉक्स अबाउट द इकोनॉमी एज वेल अबाउट हाउ सोशल मीडिया हैज कम इन and accelerated that change and he talks about the power structures in Pakistan and how they're getting impacted in the last couple of lines of his paper that sort of foretell um, a very scary picture of filled with violence and turbulence. Do you see something like that happening in Pakistan? Considering again हमारे पास अब एक that sense of direction तो आ गई ना इस गवर्नमेंट की with the budget.
चाहे वो हम कहें कि यार वो इविल है उन्होंने किया, चाहे वो हम कहें कि वो करप्ट है उन्होंने वो किया, कि चाहे वो कहें कि यार वो बेचारे लावारिस हैं, उनको इतने ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स हर तरफ से खींच रहे हैं कि they were unable to create the structural reforms that were required. Either or. Do you think this can sustain for a very long time going forward? This, in my simple, humble opinion, is not sustainable. आप इसकी जो disruptions हैं, basic fractures in society हैं, breakage आप देखने लगे हैं. Hmm. It manifests itself in different ways. आपने आजाद कश्मीर में क्या करा? They had a simple demand. वो demand नहीं meet हुई, and again it was regarding power because they feel that they produce very cheap power और उनसे बहुत ज़्यादा charge करा जा रहा है. They went effectively on a path, war path. We have to be careful of the word, but they basically said कि हम लोग नहीं मानेंगे. And घिराव करा उन्हें, कुछ strikes भी करे, and basically the government had to relent. Now this phenomenon could happen in other places. जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे jobs नहीं create होंगी, जैसे जैसे unemployment बढ़ेगी, this is going to be, there'll be outbursts of such civil disobedience possible everywhere. Because of that, the And government has to for different reasons, for different like वो to be very honest वो religious भी हो सकती हैं, वो और भी हो सकती हैं कि वो manifest अपने आप को different तरीकों से कर रही हैं. But वो देखिए जब basically the lack of the hopelessness is basically manifesting in different ways. it happens all across the society, and because of that आप coercive measures और इस्तेमाल करते हैं, आप और tighten up करते हैं, उसके वजह से और भी ज़्यादा वो reaction आता है. So you're creating not a healthy environment. You're creating a suffocating environment where you need to use more and more coercive measures to suppress the people, and that can never. And the other factor with Mozambique, you should note, and this was just a report, Pakistan has seen the highest number of talent pool leaving the country. Doctors, engineers, accountants, MBA graduates, people like yourself have been leaving the country in droves. Now that means हमारी जो manufacturing, production capacity, sales capacity, वो कम होती जा रही है. So again, this is the feedback loop. The capacity of productivity in this country is coming down. So if your best talent leaves the country, we might say very good remittances. Remittances are not the way to grow. The way to grow is to really increase your production capacity in the country, get productivity in your economy. वो नहीं हो रही. So yes, I think what you're saying, I think we're heading towards multiple different levels of breakdowns. They may not all happen at the same time, but they'll happen in different areas, different times, and then governance becomes more and more difficult. The governance then takes towards more and more coercion, repression, suppression. All of this then leads to its own reaction. So it is a very dark future this way, and I certainly hope this does not play out. You and I are both patriots. We love this country. We love everything about this country. We certainly hope this is avoided, and that's why when we talk about having a concerted view about debt restructuring, about giving ourselves a chance to grow in the future, this is not with a view of creating chaos and creating disruption. It is actually with a hope that we have further growth once we have given ourselves some space, once we have actually restructured not only the debt but also some of the spending, the way the economy functions. We try and integrate with the world. हमारे tariffs कम करें कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा competitive हो, हम लोग international investors जो है यहाँ competitiveness के वजह से है. Then we are giving our youth a hope. We are giving them a chance. If we don't do this, people will not stay static. Nothing remains, as we all know, nothing remains static. मेक सेंस। आई एम गोना रैप दिस अप। मैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो एग्ज़ाम्पल है ना, वो मैं देना चाहूँगा कि इट्स लाइक आपके घर में आपके जो बच्चे हैं, वो ड्रग्स पे हैं, हेरोइन पे हैं और आप उसको रिहैब नहीं भेजना चाहते बिकॉज़ मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा, तो वो हमारी रेटिंग गिरा देंगे और जो बच्चा है, वो जब जाएगा और जाके ड्रग से उतरेगा, तो उसको जो वो जो सिम्पटम्स होंगे, तो उससे उसको दर्द बहुत ज़्यादा होगी। बट द फैक्ट इज़ यू हैव टू सिट डाउन वन्स एंड रियलाइज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ ड्रग प्रॉब्लम एंड बी यू हैव टू फोकस ऑन दैट सॉल्यूशन इवन इफ इट्स डिसरप्टिव इन द शॉर्टर रन। बट आपको पता है कि लॉन्ग टर्म पे वही हो सकता है। So I feel like we are as a society, as an economy, the first step is for us to really begin to realize there is something seriously wrong, and then change course, which is going to be painful in the shorter run. But as long as we do it in an educated way, हम लोगों को भी समझाएं कि यार हालात टाइट हो रहे हैं, लेकिन ये प्लान है।
मतलब आप ये नहीं कर सकते ना कि आपने टैक्स बढ़ा दिया, सारा कुछ कर दिया विदाउट गिविंग एनी प्लान व्हाटसोएवर एंड जस्ट सेइंग कि यार हम तो बेगर्स कांट बी चूजर्स. Obviously that's going to create resentment. But Javed bhai, I'm going to wrap this up. Thank you so much for coming in on our first digital podcast. I know कि मैंने आपको थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट कराया स्टार्ट में just to set this up, but you have been extremely kind. Thank you very much for having me. It's always a pleasure. चलें, and I'm gonna wrap this up. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? क्या आपको भी फ्यूचर इतना ही ब्लीक लग रहा है? क्या आपको बल्कि इनफैक्ट जिन लोगों को नहीं लग रहा जो कि शायद आके बोलें कि यार आप लोग तो बस जो है ना नेगेटिव नैंसीज़ हैं, आप तो पॉलिटिकली बस करंट हुकूमत के खिलाफ हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पर वो पॉजिटिविटी है। अगर आपको नज़र आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके डिटेल में बताएँ कि व्हाई डू यू थिंक we're on the right path and what is the potential solution without taking drastic measures. I'd love to hear your thoughts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zedi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.